हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था मोमेंटम। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है डायनामिक्स, और डायनामिक्स चैप्टर में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मोमेंटम। मोमेंटम हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट। मोमेंटम प्रोडक्ट है। किन दो चीजों का प्रोडक्ट है? मास का और वेलोसिटी का। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालना चाहते हैं, आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, और यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने ये देखा था कि कितना इंपॉर्टेंट है मोमेंटम का वेक्टर होना और वेक्टर के बारे में अब हमें पता होना। क्योंकि हमने ऐसे केसेस किए थे जहां पे एक ऑब्जेक्ट रिबाउंड होकर वापस आ रहा था, और जब एक ऑब्जेक्ट टकरा कर रिबाउंड होकर वापस आता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो हमें वेलोसिटी को एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव लेना होता है। मैंने आपको चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स के बारे में भी बताया था। इंपल्स के मैंने आपको फॉर्मूला और यूनिट्स वगैरह सिखाए थे। फिर मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लिखने का एक और तरीका बताया था। मैंने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ को आप इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा था। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम जरा पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके हम नोट्स भी बनाएंगे और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? आइए इसको शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो सबसे पहले जो पेपर में आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो है इसका बेटा प्रिंसिपल। एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा बेटा स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बात एक ही है। तो प्रिंसिपल अगर वो बोल दे तो आपको परेशान नहीं होना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक ही बात है। अच्छा, अब आ जाए इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इस लॉ का पेपर में आता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं काम करता हूं, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं और फिर मैं आपको समझाता भी हूं साथ साथ। इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लिखेंगे आप? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों बातें लिख सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लिखें या इन एन आइसोलेटेड सिस्टम लिखें, बात एक ही है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये 2 नंबर में आता है और आपको 2 नंबर में ये बात एग्जैक्टली लिख कर आनी है। अच्छा, पहले तो कंजर्वेशन लफ्ज का मतलब समझें बेटा। कंजर्व का मतलब होता है, कंजर्व का मतलब होता है टू रिमेन द सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको सिखा रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है। यानी ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल है ना मोमेंटम का, टोटल मोमेंटम टोटल चेंज नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल हमारे जहनों में खड़ा होता है वो होता है सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, वैसे मैं इस पे इतनी लंबी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपको बहुत जल्दी से बहुत आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। असल में बेटा फिजिक्स में 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, और जो तीसरा सिस्टम कहलाता है वो कहलाता है आइसोलेटेड। कितनी तरह के सिस्टम होते हैं फिजिक्स में? 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। क्लियर हो गया? पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। देखो, एक चीज होती है मैटर, एक चीज होती है एनर्जी। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एनर्जी का ना मास होता है ना एनर्जी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सर आप ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते आप ये मैटर और एनर्जी में कहाँ चले गए सर? अभी आपको बता रहा हूं कि मैंने मैटर और एनर्जी का जिक्र क्यों किया। देयर इज अ रीजन। पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज अ मास। एनर्जी क्या होती है? एनीथिंग विच डज नॉट हैव अ मास। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, एनर्जी डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। मैं इस कमरे की मिसाल लेता हूँ। ये जो कमरा है ना, मेरा कमरा जिस कमरे में सब में बैठा हूँ,
ये कमरा एक ओपन सिस्टम है, पता है क्यों? इस कमरे में मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। दोनों एक्सचेंज होने का मतलब इस कमरे में कोई बंदा आ भी सकता है, कोई बंदा जा भी सकता है। इस कमरे में बाहर की आवाज आ भी सकती है, यहां से बाहर आवाज जा भी सकती है। बाहर से रोशनी आ भी सकती है, बाहर की तरफ रोशनी जा भी सकती है। तो ये सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों आना जाना कर सके। क्लोज सिस्टम पता है क्या होता है? फर्ज करो मैं इस कमरे को लॉक कर दूं, ताला लगा दूं। ताला लगा दूंगा तो कोई बंदा आ या जा नहीं सकता, लेकिन बाहर से आवाजें अब भी आ सकती हैं, बाहर से रोशनी अब भी आ सकती है। तो ये सिस्टम बन जाएगा क्लोज। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सके। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ कौन एक्सचेंज हो सके? एनर्जी एक्सचेंज हो सके। क्लियर है? अब एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जिसमें कोई एक्सचेंज ना हो, यानी सिस्टम के अंदर मौजूद मैटर और एनर्जी बाहर नहीं जा सकते, सिस्टम के बाहर मौजूद मैटर और एनर्जी अंदर नहीं आ सकते। ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिर से बताओ, फिजिक्स में कितनी तरह के सिस्टम होते हैं? फिजिक्स में तीन तरह के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, मैटर का एक्सचेंज ना हो सके। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूं। एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। एयर रेजिस्टेंस तो बेटा एक फोर्स है ना फारिया, एयर रेजिस्टेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अगर एयर रेजिस्टेंस मोशन को अफेक्ट कर रहा है तो वो इंक्लूड करेंगे हम। अगर उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा था फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को समझते हैं एक एक सिनेरियो की मदद से। एक कोलिजन सिनेरियो सुनो। फर्ज करो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, और ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से। इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 4 kg, और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर्स पर सेकेंड से। अब तुम नोटिस करो दोनों ऑब्जेक्ट्स कहाँ जा रहे हैं? दोनों ऑब्जेक्ट्स राइट पर जा रहे हैं। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टू द राइट, दोनों ऑब्जेक्ट्स राइट साइड पर जा रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, तुम नोट करो ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट फास्ट है, तेज है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे वाले से जाकर टकरा जाए? यस, पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट से जाके टकरा सकता है, क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले की स्पीड कम है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जाए। अब फर्ज करो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की आपस में कोलिजन हो गई। कोलिजन हो गई, दोनों की टक्कर हो गई, ढूम। अब टक्कर के बाद क्या हुआ जरा नोट करना। टक्कर के बाद जो 2 kg वाला ऑब्जेक्ट था और जो 4 kg वाला ऑब्जेक्ट था, जरा नोट करो इसकी स्पीड पहले थी 3। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड पहले 3 थी, वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड थी, अब इसकी वेलोसिटी देखो कितनी हो गई है। इसकी वेलोसिटी हो गई है 2 मीटर्स पर सेकेंड। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी कम हो गई है। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो गई है, पहले 3 थी, अब कितनी हो गई है? 2 हो गई है। जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी? इसकी वेलोसिटी थी 2। अब सुनो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी हो गई वेलोसिटी बेटा? 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे एक एक करके जो जो पूछूंगा मुझे उसका जवाब देना। पहले मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है? तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, मोमेंटम का तो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है 2, वेलोसिटी है 3, मोमेंटम आ गया 6 kg मीटर्स पर सेकेंड। वेरी गुड। अब मैं पूछूंगा बेटा इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बताओ। तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये आ गया 8 kg मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया? यानी कोलिजन से पहले एक का मोमेंटम था 6 और एक का मोमेंटम था 8। ये क्लियर है?
अब कोलिजन के बाद देखो ये क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अब बताओ कितना आ रहा है। सर बहुत आसान है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास है 2 kg, वेलोसिटी है 2, मोमेंटम आ जाएगा 2 2 4 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मुझे इसका भी मोमेंटम बता दो। तुम बोलोगे सर बहुत आसान है, मसला ही नहीं है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मास की जगह आप लिखेंगे 4 और वेलोसिटी की जगह 2.5। मोमेंटम आ जाएगा 4 इंटू 2.5, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करो, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जब टक्कर हुई, क्या इनके अपने अपने मोमेंटम, इनके अपने इंडिविजुअल मोमेंटम, क्या वो चेंज हुए? क्या इन ऑब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हुए? यस सर, इनके मोमेंटम चेंज हुए हैं। जैसे ये पहले वाला ऑब्जेक्ट देखें, इसका मोमेंटम 6 से 4 हो गया। 6 से 4 होने का मतलब यही है कि इसका मोमेंटम -2 हो गया, यानी 2 kg मीटर पर सेकेंड कम हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम आपने एक बात नोट की, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम कितना था टक्कर से पहले? उसका मोमेंटम टक्कर से पहले था 8, टक्कर के बाद कितना हो गया 10। तो कैन आई से कि सर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम +2 हो गया। एक का मोमेंटम जहां 2 kg मीटर पर सेकेंड कम हुआ है, दूसरे का मोमेंटम उतना ही बढ़ गया। ओ हो, तो इससे आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की टक्कर होती है और अगर एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम को लूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा ऑब्जेक्ट मोमेंटम को गेन करेगा। सर ऐसा क्यों है? रीजन तो ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब क्या? ये बात समझ नहीं आई। बेटा बहुत आसान है, ये देखो, अभी समझ आ जाएगी अगर समझ नहीं आई। तुम मुझे बताओ, इसका मोमेंटम था 6 और इसका था 8। एक का 6 था और एक का 8 था ना कोलिजन से पहले, तो 6 और 8 टोटल बताओ। टोटल मोमेंटम आ रहा है 14। टक्कर के बाद आओ, एक का 4 है और एक का 10 है, टोटल बताओ। एक का 4 हो गया, 6 से 4 हो गया, एक का 8 से 10 हो गया, लेकिन 4 और 10 का टोटल अभी भी कितना है? 4 और 10 का टोटल अभी भी 14 है। तो तुमने सीखा क्या? तुमने इसमें क्या सीखा? तुमने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला? मेरे बच्चों, तुमने ये सीखा कि एक ऑब्जेक्ट जितना मोमेंटम लूज करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही मोमेंटम गेन कर लेता है, क्योंकि जो मोमेंटम का टोटल है ना, टोटल वो सेम रहता है। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, और यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पढ़ो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। यानी अगर यहां पे हमारी एग्जांपल में पहले टोटल मोमेंटम 14 था, 6 + 8 14, तो टक्कर के बाद भी कितना है? 4 + 10 14। क्लियर है? आपने वो पढ़ा था बचपन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो यही था। क्या कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको बताता था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो इसीलिए आप कहते थे एक ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी लूज करता था, दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ही एनर्जी गेन करता था। याद आ रहा है नहीं आ रहा? ये आपने पढ़ा है। तो जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, मोमेंटम में भी सेम कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको सिखाता है कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट अगर मोमेंटम लूज करेगा तो दूसरा गेन कर लेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम पहले 14 था, 14 था, बाद में भी 14 होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम पहले 0 था, टोटल मोमेंटम अगर पहले 0 था तो बाद में भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। ये रूल है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है भाई, सीधी सीधी सी बात है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आ जाएं। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, टोटल मोमेंटम स्टेज कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लॉस इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन, सॉरी, गेन इन मोमेंटम, गेन इन मोमेंटम ऑफ द अदर बॉडी।
अच्छा एक बात और सुन लो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक बात बताओ, लॉस इन मोमेंटम या गेन इन मोमेंटम? दोनों को मैं चेंज इन मोमेंटम लिख सकता हूं। दोनों का चेंज सेम है, एक का चेंज -2 है, एक का चेंज +2 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम का प्लूरल पता है क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल समझते हो ना? सिंगुलर, प्लूरल। मोमेंटम का सिंगुलर तो मोमेंटम ही होता है, मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटम्स नहीं होता। मोमेंटम्स नहीं होता, मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा। क्या होता है? मोमेंटा। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटा, नॉट मोमेंटम्स। क्लियर हो गया? तो क्या लिखोगे? द चेंज इन मोमेंटा ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दोनों बॉडीज का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। एक का चेंज अगर -2 है, दूसरे का चेंज +2 होगा, लेकिन मोमेंटम का चेंज दोनों का होगा जरूर बराबर। एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम लूज करेगा, दूसरा मोमेंटम गेन करेगा, चेंज बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये समझना सीख सीख पड़ेगा आपको। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी सुन ले भाई, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान, द बॉडीज अप्लाई, द बॉडीज अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं ना मेरे बच्चों, वो एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। और तुम ही बताओ, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है ये न्यूटन का, ये जो मैंने अभी लिखा है? जाहिर है हर बच्चा जानता है। सर ये आप न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर हो गया? ये मोमेंटम के बारे में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपके आगे बहुत काम आएंगे। समझ आ रही है बात? अच्छा, बहुत सारे टीचर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इक्वेशन से पढ़ाते हैं, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2। मैं सच बताऊं मेरे बच्चों, मैं इक्वेशंस रेकमेंड ही नहीं करता। आई डोंट रेकमेंड इक्वेशंस एट ऑल। क्लियर है? हाँ, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंट मासेस, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आया कि सर अगर दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस डिफरेंट हो, क्या तब भी वो एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे? यस। एक छोटा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मासेस, दे आर गोइंग टू एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर। समझ आ रही है बात? अच्छा मैं एक काम और करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं आपको मोमेंटम की, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी कोई खतरनाक सी इक्वेशन नहीं बनवाऊंगा मैं आपको इक्वेशन बना के अप्लाई करना सिखाऊंगा डायरेक्ट। याद करने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि हर सवाल में एक अलग तरीके से मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? अच्छा अब यहां पर तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो एक और कॉन्सेप्ट क्या है, जरा सुनो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए पे अटेंशन। पहले तो मैं तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना सिखाता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता कैसे। क्लियर है? सही है भाई? अच्छा, फर्ज करो तुम्हें एक सवाल दिया जाए, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है? एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 4 kg। एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 1 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया? टक्कर हो गई दोनों की, दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या हो गई भाई? टक्कर हो गई। अब टक्कर के बाद के सीन सुनो। आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, 4 kg वाला, फर्ज करो टक्कर के बाद ये आगे जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। फर्ज करो ये टक्कर के बाद आगे जा रहा है, 1.5 मीटर्स पर सेकेंड से। क्लियर है? अब बताओ ये वाला ऑब्जेक्ट टक्कर के बाद कहाँ जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा?
टक्कर के बाद कहाँ जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा, तुम्हें ये बताना। बहुत आसान है। यहाँ पे तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे बनानी है। तुम पता है क्या करो, तुम इक्वल टू का साइन बनाओ पहले। तो क्या करो, इक्वल टू का साइन बना लो सबसे पहले। अब मुझे बताओ कोलिजन कितने ऑब्जेक्ट्स का हुआ है? दो ऑब्जेक्ट्स का हुआ है ना। कोलिजन से पहले बताओ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सर कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक काम करो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तुम दो ब्रैकेट्स बना दो, ब्रैकेट वन, ब्रैकेट टू। अब बताओ कोलिजन के बाद कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सर कोलिजन के बाद भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रैकेट वन, ब्रैकेट टू। सर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना होता है बेटा? ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है मोमेंटम। मोमेंटम लिखना होता है। आप मुझे मोमेंटम बताना शुरू करो। पहले इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बताओ। आप लिखोगे सर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, मास 4 है, वेलोसिटी 2 है। दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या लिखोगे? इस वाले का, इस वाले का मोमेंटम क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 इंटू -1। सर आपने 2 इंटू -1 क्यों लिखा? कौन बताएगा -1 क्यों लिखा है? जल्दी से बताओ। वाई हैव आई रिटन -1? अच्छा, हाँ भाई, तो यहां पर मैंने -1 इसलिए लगाया है क्योंकि बेटा अगर मैंने राइट साइड को पॉजिटिव बोला तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अच्छा, टक्कर के बाद का क्या सीन है? टक्कर के बाद देखो, एक का मोमेंटम आ रहा है 4 इंटू 1.5, और दूसरे का तो बेटा ना मुझे स्पीड पता है, तो मैं काम करता हूँ 2 इंटू V लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? 4 2 8 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 इंटू 1.5 6 हो जाएगा, और ये रह जाएगा 2V। तो बेटा 8 - 2 क्या होता है? 8 - 2 होता है 6, है ना? और वो वाला 6 यहाँ कर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2V। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? लगता है मैंने सवाल ही गलत बनाया। हाँ, आई हैव मेड द क्वेश्चन रॉन्ग। पता है क्यों? क्योंकि मेरी फाइनल स्पीड क्या आ रही है? मेरी फाइनल स्पीड तो 0 आ रही है यहाँ पे भाई। बड़ा खतरनाक सवाल बना दिया मैंने। तो एक काम करता हूँ, मैं डेटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सवाल बनाने में मैंने कोई गलती की है। थोड़ा सा हम डेटा क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा हम चेंज करते हैं। इसकी ना वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरा आंसर तो सही आए। मैं इसकी वेलोसिटी कर देता हूँ, फर्ज करो टक्कर के बाद रह गई, इंस्टेड ऑफ 1.5 लेट्स से इसकी वेलोसिटी रह गई 1.2। क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा? 4 इंटू 1.2 लिख लेता हूँ, है ना? अब 4 इंटू 1.2 कितना होता है? 4 इंटू 1.2, 9, सॉरी 8.4 इंटू 1.2, ये आ रहा है 4.8। तो यहाँ लिख लेंगे 4.8 + 2V। अच्छा, अब एक काम करो, आप यहाँ पर ये करो कि ये 4.8 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4.8 डिवाइडेड बाई 2। वहां पे V को सब्जेक्ट बना लो। आपका V का आंसर क्या आ रहा है? 6 - 4.8 मेरे ख्याल से 1.2 होता है, और 1.2/2 0.6 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? वो राइट साइड पर जा रहा होगा 0.6 से। अच्छा, बच्चा ये भी पूछता है, सर आपको कैसे पता कि ये राइट साइड पर ही जा रहा होगा? बेटा मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड पर जा रहा है। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो ये कहाँ जा रहा होता? लेफ्ट साइड पर जा रहा होता। तो मुझे जरा एक थम्स अप तो बोलो, ये समझ आया नहीं आया? गुड है। अभी ना हम इसके और भी अलग अलग तरह के सवाल देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, एग्जामिनर आपको घुमा घुमा के सवाल देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पता है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक और तरह का एक सवाल कराता हूँ। 1 मिनट रुको जरा, ये देखो, हम बुक में जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आसान सवाल है, दिखने में मुश्किल लगेगा लेकिन है आसान। ये वाला सवाल है, ये सवाल बहुत आसान है, जरा सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ें, आप सवाल पढ़ें जब तक मैं
रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। अजब, देखो सवाल बड़ा सिंपल सा है। ये कह रहे हैं कि एक लेड पेलेट, एक छोटी सी एक गोली है लेड की बनी हुई, जिसका मास है 10 ग्राम्स, और ये 250 की स्पीड से जा रही है ब्लॉक से टकराने। टकराने के बाद पता है क्या हुआ? टकराने के बाद इट एम्बेड्स इटसेल्फ, यानी कि वो घुस गई ब्लॉक में, घुस गई ब्लॉक में, पेवस्त हो गई। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर द पेलेट इज एम्बेडेड, यानी कि ब्लॉक कितनी स्पीड से फिर आगे जाएगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू का साइन बनाओ, और मुझे बताओ कोलिजन से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तुम बोलोगे सर कोलिजन से पहले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक गोली है, एक ब्लॉक है, तो तुम दो ब्रैकेट्स बना लो। अब बताओ कोलिजन के बाद कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। सर कोलिजन के बाद दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है हमारे पास, कोलिजन के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो गोली है ना, गोली वो ब्लॉक में घुस गई है। वो ब्लॉक में घुस जाने का मतलब ये कि आप उन्हें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अब मत ट्रीट करो, आप उन्हें एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। तो अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट करोगे तो इक्वल टू के बाद आप एक ही ब्रैकेट बनाओ सिर्फ। बात समझ आ रही है? मैंने इक्वल टू से पहले दो ब्रैकेट बनाए, इक्वल टू के बाद एक ब्रैकेट बनाया। अब सर ब्रैकेट के अंदर लिखते क्या है बेटा? ब्रैकेट के अंदर मोमेंटम लिखते हैं। आप मुझे बताओ पहले वाले का मोमेंटम कैसे होगा? मास इंटू वेलोसिटी ना, 10 इंटू 250। गोली का मास था 10 ग्राम, वेलोसिटी थी 250। ब्लॉक का मास कितना है सर? ब्लॉक का मास है 100, और लिखा हुआ है कि ब्लॉक स्टेशनरी था। स्टेशनरी का मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी थी 0। टक्कर के बाद गोली ब्लॉक में घुस गई। बेटा गोली ब्लॉक में घुसने का मतलब यह है कि आपकी गोली 10 ग्राम की और ब्लॉक 100 ग्राम का, तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 110। और आपका ब्लॉक कितनी स्पीड से मूव हुआ वो आपको पता ही नहीं, आपने उसको अननोन छोड़ दिया v। अब बेटा सॉल्व कर लो। 250 इंटू 10, 2500 प्लस 0 इज इक्वल टू 110 v। बेटा 2500 डिवाइडेड बाय 110 कर दो। आंसर बताओ क्या आ रहा है, ये देखो। 2500 डिवाइडेड बाय 110, आंसर आ रहा है 22.7, और 22.7 को आप 23 भी लिख सकते हो। ए इज द राइट आंसर। इतना आसान था। ये समझ आया नहीं आया? कम ऑन गिव मी अ थम्स अप जल्दी से। अच्छा एक और चीज सुनो भाई, बच्चे यहाँ पर एक सवाल करते हैं। बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पे मास को ग्राम से केजी में कन्वर्ट नहीं किया। वाई हैव यू नॉट कन्वर्टेड मास फ्रॉम ग्राम्स इनटू केजी, जबकि आपने तो यही सिखाया है कि कन्वर्जन्स करनी चाहिए, ऐसा यूनिट में कैलकुलेशंस करनी चाहिए। मैं इसका जवाब दे देता हूँ दैट व्हाई हैव आई नॉट कन्वर्टेड द यूनिट। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। इक्वल टू के उल्टे हाथ पे भी मास मैंने ग्राम में रखा है, और इक्वल टू के राइट साइड पे भी मास मैंने ग्राम में रखा है। दोनों तरफ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाना है। अगर मैं दोनों को केजी केजी में कर देता तो भी वो कैंसिल ही होना था, क्योंकि मास तो निकालना ही नहीं था ना, निकालना तो वेलोसिटी था। अगर मास निकालना होता तो फिर हमें प्रॉब्लम होता। सही है, वेलोसिटी निकालनी थी ना। दोनों तरफ ग्राम ग्राम था, कैंसिल हो गया। आप केजी केजी कन्वर्ट करके देख लो यार। आपको अगर ये बुरा लग रहा है ना, आप मत करो ग्राम में, आप केजी में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इतना आसान था ये सवाल, और इतने आसान तरीके से ही होना था ये सवाल। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट के बाद, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी आप लगाना सीख रहे हैं। इसके बाद एक चीज और है। आपको मैं पहले आपके सामने एक नोट्स की फाइल ओपन कर रहा हूं। जरा ये नोट्स की फाइल देखें, और 2 मिनट सिर्फ लगाकर अपनी जिंदगी के इस फाइल को आप जरा ढंग से रीड कर लें। रीडिंग है ये, ठीक है? इसको खामोशी से रीड करें और बताएं इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं बेशक रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं। अब सुने भाई, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने जा रहा है। दो तरह के कोलिजन होते हैं आपके पास जब एक ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है ना, तो उसका कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन होता है या इन इलास्टिक कोलिजन होता है। अब बच्चा पूछता है सर ये इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में फर्क क्या है? कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं, एक एक करके इन डिफरेंसेस को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। पहला तो पॉइंट पढ़े, दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, यानी कि कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड ही रहता है मेरे बच्चों। टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया? इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। इलास्टिक में कह रहे हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, बिफोर एंड आफ्टर, वो सेम रहती है। लेकिन इन इलास्टिक में आओ, इन इलास्टिक में कह रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, कंजर्व्ड नहीं रहती, बल्कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन होती है ना वो ज्यादा होती है, और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है। तो बच्चा पूछता है सर बाकी कहां गई? मिसाल के तौर पे बिफोर कोलिजन टोटल आ रहा था
100 जूल। आफ्टर कोलिजन टोटल आ रहा है 70 जूल। अब आप पूछोगे 30 जूल एनर्जी कहां गई? बेटा वो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई। ये इन इलास्टिक की बात होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बॉडीज ऑलवेज सेपरेट आफ्टर कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन में लिखा हुआ है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे, टकराने के बाद सेपरेट जरूर होंगे। टक्कर हुई, सेपरेट हो गए, टक्कर हुई, सेपरेट हो गए। ठीक है, इलास्टिक में सेपरेट जरूर होते हैं। इन इलास्टिक में लिखा है बॉडीज डू नॉट ऑलवेज सेपरेट एंड समटाइम्स स्टिक आफ्टर कोलिजन। यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बॉडी टकरा के सेपरेट भी हो सकती है और बॉडी टकरा के स्टिक रह सकती है, यानी कि सेपरेट ही नहीं हुए, स्टिक रह गए। अच्छा, यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन आती है। बच्चे कहते हैं सर फर्ज करें पेपर में सवाल आया, ऑब्जेक्ट्स टकराए और टकराने के बाद सेपरेट हो गए, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? हाँ तो बेटा इस तरह पता चलेगा भी नहीं। आप सिर्फ ये देखकर थोड़ी बता सकते हो कि अरे वाह ऑब्जेक्ट्स टकराकर सेपरेट हो गए, वाह भाई वाह, इलास्टिक या इन इलास्टिक। अगर ऑब्जेक्ट्स टकराने के बाद सेपरेट हो रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, मजा तब आएगा अगर ऑब्जेक्ट्स टकराए और सेपरेट ही नहीं हुए। तब क्या होगा बताओ? अगर ऑब्जेक्ट्स टकराए और सेपरेट ही नहीं हुए, स्टिक टुगेदर हो गए, मिल गए, मिले रह गए, तो तुम बोलोगे सर ये कोलिजन इन इलास्टिक है। क्योंकि इलास्टिक की तो शर्त है कि ऑब्जेक्ट्स हर हाल में सेपरेट होंगे। क्लियर हो गया? मौसम ये वाली बात समझ आ गई? थर्ड पॉइंट जो तुम कह रहे थे। अच्छा, अब आ जाओ चौथा पॉइंट जो तुम्हारे सबसे ज्यादा काम का है। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज नॉट इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। एक काम करोगे मेरा, अगर नोटपैड वगैरह कुछ लेके बैठे हो ना, इस पॉइंट को और आसान करके मैं लिखवा रहा हूं। आई एम मेकिंग इट पॉइंट दिस पॉइंट मच इजियर। यहां लिख दो रिलेटिव स्पीड स्पीड्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। ये पॉइंट आपको बता रहे हैं कि जो रिलेटिव स्पीड है ना वो बिफोर और आफ्टर सेम रहती है। यानी जितनी स्पीड ऑफ, मतलब रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन थी, उतनी रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन भी होगी। यहां लिखोगे रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन चेंजेस। यहां रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले वाले में रिलेटिव स्पीड सेम रहती है, दूसरे वाले में रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन चेंजेस, चेंज हो जाती है। सर ये रिलेटिव स्पीड होती क्या है ये तो बताएं। जब तक आप यही नहीं बताएंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है तब तक बात ही समझ नहीं आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 मिनट जरा पीछे चलते हैं नोट्स में। समझे जरा, आई एम गोइंग टू टीच यू और टॉक टू यू अबाउट रिलेटिव स्पीड। फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जा रहा है 3 की स्पीड से राइट साइड पे, और ये ऑब्जेक्ट 5 की स्पीड से आ रहा है लेफ्ट साइड पे। क्लियर हो गया? ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट? ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कैन आई से ऑपोजिट मोशन? हाँ सर ऑपोजिट मोशन तो है, एक राइट पर जा रहा है, एक लेफ्ट पर आ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट मोशन है ना? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 3 से राइट पर और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 की स्पीड से लेफ्ट पर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होती है। देखो रिलेटिव स्पीड जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती, वो दोनों की होती है। यानी एक की स्पीड आप दूसरे से रिलेट करके बताते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये 3 से इस तरफ जा रहा है, ये 5 से इसी तरफ आ रहा है वापस, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो आप बताओ कंबाइंड इफेक्ट जो है, कंबाइंड इफेक्ट वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ठीक है, यानी आप जा रहे हो, लेट्स से एक पटरी पे भाग रहे हो, आप ट्रेन की तरफ भाग रहे हो और ट्रेन भी आपकी तरफ आ रही है। आप ट्रेन की तरफ भाग रहे हो, ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, तो मौत, डेथ तुम्हारी तरफ और भी जल्दी आएगी ना। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो तुम्हें पता है यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ रिलेटिव स्पीड आ जाएगी
5 + 3 = 8। सर 8 कैसे हो गई? अरे यार अभी तो बताया, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसी तरफ आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 3 और 5 तो कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाएगा ना बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका रहे और सिर्फ दूसरा आ रहा हो। सही है, मतलब ये रुका हुआ और ये 3 की स्पीड से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड 3 है। मगर ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, तो कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाएगा। एक की स्पीड 3 है, एक की 5 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? अच्छा सर, अगर ये ऐसा होता, ये ऑब्जेक्ट 3 से इधर जा रहा होता और ये ऑब्जेक्ट 5 से इधर जा रहा होता। सर हैं तो ये अभी भी ऑपोजिट, लेकिन अभी एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सर अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? बेटा अब भी रिलेटिव स्पीड आप प्लस करके ही निकालोगे, कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्यों कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाएगा? कंबाइंड इफेक्ट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट 3 से जा रहा है लेफ्ट पर, दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 से राइट पर। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब कि आप जरा समझो, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, राइट? दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूरी मजीद बढ़ जाएगी ना। दूरी बढ़ने का जो इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट, वो बढ़ जाएगा। आप भी दूर जा रहे हो, मैं भी दूर जा रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कंबाइंड इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड यहां पर भी आएगी 5 + 3 = 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, मजा तब आता जब ये होता, ये जा रहा है 3 से और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है 5 की स्पीड से, एक फास्ट है एक स्लो है। तो ये ऑपोजिट मोशन नहीं है, ये सेम डायरेक्शन की मोशन है, सेम डायरेक्शन। यहां पे रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे अब मुझे बताओ? यहां तो ये ऑपोजिट मूव ही नहीं कर रहे, ना एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? सुनो, तुम मुझे बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले से कितना स्लो है? आप बोलोगे सर आगे वाला 5 है, पीछे वाला 3 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्लो है। या ये वाला ऑब्जेक्ट उससे 2 मीटर पर सेकेंड फास्ट है ना? एक पहला दूसरे से 2 मीटर पर सेकेंड स्लो है, या दूसरा पहले से 2 मीटर पर सेकेंड फास्ट है। तो रिलेटिव स्पीड यहां प्लस करके नहीं निकालोगे, रिलेटिव स्पीड यहां माइनस करके निकालोगे, और रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 2। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे ये वाला ऑब्जेक्ट तो खुद 3 पे जा रहा है ना, इट इज ऑलरेडी मूविंग एट 3। तो आगे वाला इसके लिए कितना फास्टर है? 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मूविंग एट 3। तो अगला वाला उसके लिए सिर्फ कितना फास्ट है? हाउ फास्ट इज इट? 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर। तो रिलेटिव स्पीड यहां पर कहलाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड रिलेट करके बताई जाती है। बात समझ आ रही है? तो इससे हम एक काम करते हैं, हम एक जुगाड़ बना लेते हैं। अच्छा, रिलेटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, रिलेटिव स्पीड में डायरेक्शन वायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा देखो, स्पीड खुद खुद देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, स्पीड बोल रहा हूँ। स्पीड, स्पीड स्केलर होती है, स्केलर में डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लो, इन तीनों केसेस को समराइज करो। अगर ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड प्लस कर लेना। तुम देखो, केस 1 में भी ऑपोजिट थे, केस 2 में भी ऑपोजिट थे। केस 1 कहलाता है अप्रोच, अप्रोच, और केस 2 कहलाता है सेपरेशन। अप्रोच मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, सेपरेशन मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्लियर हो गया? रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड ऑपोजिट है तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट्स की स्पीड अगर ऑपोजिट है तो प्लस कर लोगे, अगर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर दोगे। ये रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। अच्छा, रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशन है, असल जो पास पेपर्स हैं, कोलिजन के भी और रिलेटिव स्पीड के भी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। क्लियर है? विच इज ऑन फ्राइडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।